क्या अंगारक योग आपके वैवाहिक सुख में कोई रुकावट डालेंगे या आपके वैवाहिक सुख में बाधा बनेंगे? क्या भाग्य स्थान से भाग्येश शनि आपके भाग्य की वृद्धि कर पाएंगे? कैसा रहेगा मार्च के महीने में आपका कारोबार? कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति? कैसा रहेगा संतान का सुख? कैसी रहेगी नौकरी में आपकी स्थिति? इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में अंगारक योग से बनने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए उसका भी आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय आपको बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम वृषभ लगन के जातकों के बारे में। मार्च का महीना कैसा रहेगा? आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी बातें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये लगन से आधारित है, तो इसे केवल और केवल वृषभ लगन वाले ही देखें। दूसरा, इस राशिफल में नक्षत्र फल भी लिया गया है और साथ ही साथ आपकी दशा अंतरदशा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, यानी वर्तमान में आपकी कौन कौन सी दशा अंतरदशा कैसा प्रभाव डालेगी, उसका भी विस्तार से तर्क के साथ वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। और जानते हैं, आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में। मंगल और राहु आपके लगन भाव में है, अंगारक योग का निर्माण करे बैठे हैं। चंद्रमा तृतीयेश हैं, तृतीय भाव के स्वामी है चंद्रमा। केतु आपके सप्तम भाव में है, वृश्चिक राशि में है। बुध 11 मार्च तक रहेंगे मकर राशि भाग्य भाव में। 11 मार्च को बुध जो है दशम भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस परिवर्तन का आपके कारोबार पर, आपके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे। शनि आपके भाग्य भाव में है, तो शनि की दशा अंतरदशा क्या प्रभाव डालेगी? बृहस्पति भी उनके साथ बने हुए हैं भाग्य भाव में, बृहस्पति की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? सूर्य एवं शुक्र आपके राज्य स्थान यानी कि दशम भाव, जो कि सबसे ज्यादा बली केंद्र भाव माना गया है, उसमें बैठे हैं। तो सूर्य और शुक्र का ये युति योग आपके कार्य, आपके व्यवसाय, आपकी कार्यशैली पर क्या प्रभाव डालेगा? और सूर्य 14 मार्च को चले जाएंगे लाभ स्थान में, क्या लाभ मिलेगा आपको? शुक्र 17 मार्च को चले जाएंगे लाभ स्थान में, तो शुक्र किन किन विषयों में आपको लाभ देंगे, इस पर आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके लगन स्थान में बनने वाले अंगारक योग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जिनको ज्योतिष से प्रेम है, जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तो उनको मालूम है कि ये जो नक्षत्र फल और ये जो दशा फल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कितना तर्कपूर्ण है। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मंगल और राहु से बनने वाले इस अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको एक सरल उपाय, सरल प्रयोग भी दूंगा। मंगल और राहु का जो ये अंगारक योग बन रहा है आपके लगन स्थान में, और केतु पर इन दोनों की दृष्टि है। केतु बैठे हैं सप्तम भाव में, केतु मंगल की ही राशि में है, वृश्चिक राशि में है। केतु को
यदि हम ये कहकर चलें कि केतु विध्वंसक प्रभाव डालते हैं, विध्वंसकारी हैं केतु। राहु जो है गुप्त शरारत करते हैं, छुपी हुई शरारत करने में। राहु जब भी आप पर प्रहार करेंगे आपको दिमागी तौर पर परेशान करेंगे। केतु जब भी प्रहार करेंगे आपकी भाग दौड़, व्यर्थ की परेशानी को बढ़ावा देंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग आपके लगन भाव में है, सप्तम भाव में केतु है, केतु की दृष्टि। ये आपके सबसे पहले तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो मेरी आपसे हिदायत है कि जब तक यह युति योग आपके लगन भाव में बना हुआ है तब तक जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। ऐसा ना हो आगे चल करके उस निर्णय की वजह से आपको हानि हो। दूसरा जो इसका दुष्प्रभाव है सप्तम भाव में, क्योंकि केतु है, वैवाहिक जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पार्टनर के साथ अनबन, जीवन साथी के साथ अनबन, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। यह तो हुई मंगल राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स की बात, और यह आपको भी मालूम है कि यह नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं कम या अधिक मात्रा में जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या वृषभ लगन वालों के लिए पूरा ही महीना ऐसा ही रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है आपकी इस समय वर्तमान में कौन कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि दशा अंतरदशा ही निर्णय करेगी कि आपको शुभ प्रभाव मिलेगा अथवा अशुभ। सभी वृषभ लगन के जातकों को कभी भी एक जैसा फल नहीं मिलता। उसका मुख्य कारण है कि सभी जातकों की अपने जीवन काल में अलग अलग दशा अंतरदशा, और यही दशा अंतरदशा आपके मिलने वाले फल में अंतर पैदा करती है। तो यह बात जरूर ध्यान रखें। अब हम शुरुआत करेंगे दशा अंतरदशा और नक्षत्र फल से। तो सबसे पहले लगन के स्वामी शुक्र को लेंगे। शुक्र आपके दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में लग्नेश का जाना एक बात को निश्चित करता है कि मान सम्मान, यश, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, इन सबकी वृद्धि होगी और अवश्य होगी। तो जिनको भी इस समय शुक्र की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये फल आपके लिए। शुक्र आपके 1 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके लगन भाव में, लेकिन लकीली राहु वृषभ राशि में है, शुक्र की ही राशि में है। शुक्र षष्ठेश भी हैं, लग्नेश भी हैं, और शुक्र आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। 1, 6 और 10 का ये कॉम्बिनेशन क्या देगा? सबसे पहले लगन भाव से अब देखिए यहां पे मंगल और राहु नो डाउट मान सम्मान की वृद्धि जरूर कराएंगे, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कई बार राहु के कुप्रभाव से गलत डिसीजन लेने से नुकसान भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा शुक्र की दशम भाव में स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कारोबार बढ़िया चलेगा, नौकरी में भी तरक्की के योग बन सकते हैं। प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन, इन सब क्षेत्रों में कारोबार और नौकरी में लाभ होगा। इसके अलावा राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा, खास करके जिन व्यक्तियों का भी जो कार्य और व्यवसाय है वो शुक्र की वस्तुओं से है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, साज सज्जा के सामान हो गए, डेकोरेटिव सामान हो गए, जितने भी शुक्र से संबंधित फैशन, डिजाइनिंग, ये सभी शुक्र से संबंधित कार्य हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा ही होगा। शुक्र 9 मार्च को चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति आपके अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि अब यहां पे 9 मार्च के बाद स्थितियों में थोड़ा सा बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया और शुक्र चले गए हैं पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में है। अष्टम का काम है रुकावटें डालना, रोड़े अटकाना, और किसके रास्ते में? भाग्य के रास्ते में। यानी जो आपको भाग्य की बदौलत मिलने वाला था बिना एफर्ट्स किए,
अब उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। बृहस्पति लाभेश भी हैं, काम बनेंगे, कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन रुक करके, रुकावटों के बाद। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप निराश होकर बैठ जाएं, आप अपना कार्य करते रहें, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें। 19 मार्च को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी है शनि, और शुक्र और शनि परस्पर मित्र हैं। मित्र के नक्षत्र में जाने पर और मित्र की ही राशि में बैठे होने पर निश्चित तौर पर शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि शुक्र 17 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे, लाभ स्थान में चले जाएंगे, लेकिन मित्र शनि के नक्षत्र में होंगे। यहां पर आपको शुक्र का शुभ फल अवश्य मिलेगा, यानी कि जो शनि है वो भाग्य और दशम भाव के स्वामी हैं। नवमेश और दशमेश शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में राजयोग का निर्माण करते हैं, यानी कि जिनको शुक्र की दशा है 19 मार्च के बाद राजयोग पैदा होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, शब्दों के हेर फेर में मत पड़ा करे। राजयोग का अर्थ यह नहीं है कि रातों रात आपको कोई राजपाठ मिल जाएगा, कोई रातों रात धन की वर्षा हो जाएगी। राजयोग का अर्थ यह होता है कि आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे, आपके सभी कार्यों में सुगमता से आपको कार्य सिद्धि होगी, कार्य सफल होंगे, आपको धन लाभ होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। तो आज की डेट में राजयोग का कतई ये अर्थ नहीं है कि आपको कोई राजपाठ मिलने वाला है। तो हां, ये क्योंकि पारंपरिक शब्द हैं, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है बात को समझाने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे ही 19 मार्च को शुक्र उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए सभी कार्य सुगमता से संपन्न होंगे, भाग्य आपका साथ देगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। हालांकि शनि धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन शनि इस समय अपने ही राशि में है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा ही होगा। तो यह था शुक्र का फल, जिनको भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है। अब हम मंगल से वापस आते हैं और मंगल और राहु की बात करेंगे कि मंगल और राहु किन किन नक्षत्रों से गुजर रहे हैं और क्या क्या फल आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहले मंगल जो कि कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके चतुर्थेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले चतुर्थेश का क्या रिजल्ट है? भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आप आगे रहेंगे, लाभ होगा। हालांकि मंगल का राहु के साथ युति योग थोड़ा बहुत आपके कार्यों में बाधा डालता है, लेकिन सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, सूर्य दशम भाव में है, तो आपके कार्य संपन्न होंगे और उनमें आप सफल भी होंगे। साथ ही साथ मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। तो ये सभी जिनको भी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है। 11 मार्च को मंगल चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है, भागदौड़ बढ़ेगी, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी। अब ये व्यर्थ की होगी या इसका कोई वर्थ होगी? ये भागदौड़ व्यर्थ की होगी या इसकी कोई वर्थ होगी, ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न, द्वितीय, तृतीय, छठे, 10वें अथवा 11वें भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ये जो भागदौड़ है ये वर्थ होगी, यानी इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में चौथे स्थान में हो, पंचम में हो, अष्टम में हो, नवम में हो, 12वें में हो, तो निश्चित तौर पर यहां पर आपकी ये जो भागदौड़ है व्यर्थ चली जाएगी, इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। हां, मीडिया से आप यदि जुड़े हैं उसमें तरक्की होगी। इसके अलावा यदि आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार के मीडिया, टेलीकॉम, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा भी फास्ट मूविंग है और कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी तरंगों से संबंध है। तो इस क्षेत्र में आपको लाभ जरूर होगा। मंगल
की दशा अंतरदशा वालों के लिए यह फल था। अब हम राहु की बात कर लें। राहु 1 मार्च को, अब ये राहु का फल जो है उनको जिनको भी इस समय वर्तमान में राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो राहु 1 मार्च को शुक्र के ही उपनक्षत्र में है। अब राहु शुक्र के उपनक्षत्र में है। सबसे पहले शुक्र एक शुभ ग्रह माने गए हैं। शुक्र लग्नेश भी हैं, शुक्र षष्ठेश भी हैं और शुक्र दशम भाव में भी होंगे। तो 1, 6 और 10 का ये कॉम्बो आपको अभी मैंने जो शुक्र की दशा अंतरदशा में फल बताया था, सेम वो फल राहु की दशा अंतरदशा में भी मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं और राहु हमेशा अपने राशि स्वामी का भी फल देंगे और संयोग से राहु 1 मार्च को शुक्र के ही उपनक्षत्र में भी हैं, तो डबल तरीके से राहु शुक्र का फल देंगे। लग्नेश हैं, लगन में है, मान सम्मान की वृद्धि। हाँ, गलत डिसीजन बिल्कुल लेने से बचिएगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और गलत कार्य, क्योंकि राहु आपको गलत कार्यों की तरफ ले जा सकते हैं, तो गलत कार्य और गलत डिसीजन, इन 2 चीजों से आपको बचना होगा। बाकी मान सम्मान की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। 6ठा भाव है, नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी। नौकरी में तरक्की, यानी कि आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे। इसके अलावा ऋण मिलने की सुविधा बन सकती है। अगर ऋण के लिए आपने अप्लाई करा है तो ऋण मिल सकता है। 6ठा भाव प्रतियोगिताओं का है तो प्रतियोगिताओं में सफलता। फिर शुक्र आपके दशम भाव में है, तो आप स्त्रियों से संबंधित कार्यों में यदि आप संलिप्त हैं या स्त्री, ब्यूटी, फैशन, इन सभी क्षेत्रों से आपका यदि जुड़ाव है तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये राहु जो हैं, जब तक शुक्र के उपनक्षत्र में है, इसी प्रकार का फल देंगे। 25 मार्च को राहु चले जाएंगे केतु के उपनक्षत्र में। अब यहां पे केतु के उपनक्षत्र में राहु जैसे ही प्रवेश करेंगे, मंगल और राहु का अंगारक योग का प्रभाव आपको मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है वृश्चिक राशि मंगल की राशि में है। मंगल राहु इकट्ठे हैं, दृष्टि संबंध भी बना हुआ है लगन से सप्तम भाव का। तो यहां पे 25 मार्च से सचेत रहना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। आपके गलत डिसीजंस आपको दुविधा में डाल सकते हैं, मान सम्मान को ठेस लग सकती है, अपयश के भागी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें संभव है। ऐसा इसलिए कि मंगल, राहु और केतु का ये जो संयोग बना हुआ है ये शुभ नहीं माना गया। और साथ ही साथ चोट आदि से बचकर रहिएगा, तो चोट का भय भी बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम चंद्रमा की बात कर लें। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। देखिए, चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है तो यात्राएं हो सकती हैं। तृतीय भाव भागदौड़ का है तो आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। तृतीय भाव छोटे भाई बंधुओं का है तो छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति की संभावना या आप आशा या उम्मीद रख सकते हैं। तृतीय भाव जो है ये आपका आईटी सेक्टर से जुड़ा है। तृतीय भाव आपका दूर संचार के माध्यमों से जुड़ा है, सोशल मीडिया से जुड़ा है। तो तृतीय भाव आपका इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिससे कि इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ या आपके कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन क्या है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि यदि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में लगन, द्वितीय, तृतीय, छठे, 10वें या 11वें भाव में बैठे हैं, तो निसंदेह आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कार्य सिद्ध होंगे, सफल होंगे और लाभ होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव या 12वें भाव में बैठे हैं, तो फिर इसका आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, बल्कि चंद्रमा आपके कार्य में बाधाएं और रुकावटें ही पैदा करेंगे। तो बहुत जरूरी है चंद्रमा की स्थिति को जानना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु की बात कर ली जाए। केतु आपको कैसा फल देंगे? केतु की दशा अंतरदशा यदि आपको वर्तमान में चल रही है तो केतु आपके 1 मार्च को सूर्य के उपनक्षत्र में होंगे।
सूर्य चतुर्थेश होकर दशम भाव में है और सूर्य का फल भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि चतुर्थेश होकर दशम भाव में जाने से सीधा साधा अर्थ यह है कि सरकारी कार्यों में सफलता, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता, नौकरी में मान सम्मान व तरक्की, कारोबार में मान सम्मान व तरक्की, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं, जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा। अब यहां पे केतु जो है क्योंकि शुभ नक्षत्र में है तो आपको शुभ फल मिलेंगे, अन्यथा मंगल राहु केतु का युति योग जो है ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा जरूर करता है। केतु 4 मार्च को, अब देखिए बहुत जल्दी ही 4 मार्च को ही केतु शुक्र के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पे स्थितियां और भी बेहतर होंगी। बेहतर इसलिए कि सबसे पहले शुक्र जो है ये लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं, दशम भाव में होंगे, तो स्थितियां निसंदेह बेहतर होंगी। आपकी मान सम्मान, आपके कारोबार की वृद्धि, नौकरी की वृद्धि, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा है उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मार्च का महीना नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर, तभी आपके जो कमेंट हैं ये प्रोत्साहित करते हैं इस विश्लेषण को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से पेश करने के। आगे बढ़ते हैं, शनि की बात कर ली जाए। अब देखिए शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है, शनि आपके दशम भाव के स्वामी है। अब सीधी सी बात है, भाग्य भाव सभी त्रिकोण भावों में सबसे परम बलवान माना गया है, इसी तरह दशम भाव केंद्र में सबसे बलवान माना गया है। तो निसंदेह भाग्येश दशमेश शनि जो हैं ये नवम भाव भाग्य भाव में है, तो इनको तो राजयोग देना ही चाहिए। बिल्कुल बात जायज भी है, लेकिन क्या शनि वाकई में राजयोग देंगे, क्या वाकई में भाग्य वृद्धि होगी, इसका निर्णय करेगा शनि का नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी। अब शनि पूरा साल रहेंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है। अब तृतीय भाव का संबंध किसी भी जगह से राजयोग का निर्माण नहीं करता, लेकिन अगर चंद्रमा की शुभ स्थिति है तो निसंदेह राजयोग बन भी सकता है। लेकिन हां, जब तक हमें अब आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, पर तृतीय भाव का मुझे ज्ञान है कि भागदौड़ बनी रहेगी। लेकिन क्या यह भागदौड़ सारा साल ही बनी रहेगी, क्योंकि शनि तो सारा साल ही चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले? जी नहीं, ऐसा नहीं है। शनि जो है किन किन उप नक्षत्रों से गुजरेंगे इस बात पर निर्भर करता है। तो 1 मार्च को शनि होंगे बृहस्पति के उप नक्षत्र में। ध्यान दीजिएगा, ये जो फल मैं बता रहा हूं ये जिनको शनि की दशा अंतरदशा उनके लिए बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। शनि होंगे 1 मार्च को गुरु के उप नक्षत्र में। अब गुरु अष्टमेश होकर के नवम भाव में है, लाभेश भी है। तो यहां पे महीने के पूर्वार्ध में आपके लिए चुनौतियां पैदा करते हैं, आपके कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। अब भले ही शनि अपनी भाग्य राशि में है, भले ही शनि दशमेश है, कितना भी राजयोग हो, लेकिन उप नक्षत्र स्वामी उस राजयोग का फल आपको लेने नहीं देगा। यानी कि आपके मार्ग में और आपके राजयोग के मार्ग में रुकावट बन के, दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक शनि गुरु के उपनक्षत्र में रहेंगे। और जैसे ही 14 मार्च को शनि अपने खुद के उपनक्षत्र यानी शनि अपने स्व उपनक्षत्र में आएंगे तो आपके राजयोग का मार्ग खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि अपने उपनक्षत्र में आ गए और शनि नवमेश हैं, दशमेश हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, मान सम्मान की बढ़ोतरी करते हैं, कारोबार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, सभी कार्य सफल होंगे। तो जैसे ही शनि ने अपना उपनक्षत्र स्वामी चेंज किया, वैसे ही आपके राजयोग का प्रभाव आपको मिलने लगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम जरा बुध की बात कर लें। तो किनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह फल है। बुध आपके 1 मार्च को होंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है, भाग दौड़ बढ़ाते हैं, भाग दौड़ बनी रहेगी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंफॉर्मेशन सेक्टर, आईटी, कंप्यूटर्स, इन सभी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है।
5 मार्च को बुध चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, मंगल यानी धनिष्ठा नक्षत्र में। मंगल आपके लग्नेश हैं, सप्तमेश हैं, माफ कीजिए, मंगल लगन में है, सप्तमेश और द्वादशेश होकर के लगन में है। अब यहां पे जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है उनको मंगल राहु के अंगारक योग का प्रभाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब बुध जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले गए हैं। तो यहां पे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्च बढ़ जाएंगे और आपके किसी से वाद विवाद होने की संभावना, आपके स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, पार्टनर के साथ अनबन करा सकते हैं। तो जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा है ये फल उनके लिए बता रहा हूं। लेकिन ये ज्यादा समय तक ऐसा फल नहीं रहेगा, क्योंकि नक्षत्र जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही बुध फल अपना परिवर्तन कर लेंगे। तो बुध 16 मार्च को चले जाएंगे राहु के उपनक्षत्र में, और माफ कीजिए राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे बुध 16 मार्च को। राहु भी लगन में है, मंगल के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं स्वभाव में गुस्सा क्रोध बना रहेगा। लेकिन अब स्थिति में बदलाव क्या होगा कि जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे वो कार्य सिद्ध होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो है, बुध जो है राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं और लाभ स्थान में जा चुके होंगे। लाभ स्थान का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति होना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपके कार्यों को सिद्ध करना। लग्नेश है मान सम्मान की प्राप्ति, षष्ठेश है थोड़ा सा रोग का वृद्धि कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन नौकरी के लिए अनुकूलता पैदा करते हैं, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त कराते हैं, शेयर मार्केट से लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप, बड़े भाई बंधुओं से लाभ होगा, कारोबार में तरक्की। तो ये सारे फल जैसे ही बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा में जाएंगे। उसके बाद 25 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। यहां पर एक बार फिर, क्योंकि पूर्वा भाद्र के स्वामी गुरु हैं, गुरु अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो एक बार फिर से रुकावटें बनती नजर आएंगी, कार्यों में विघ्न पैदा होते नजर आएंगे। अब आपके लिए जो जिनको बुध की दशा है उनके लिए जो है इस प्रकार से ये महीना चलेगा, ऊपर नीचे, यानी रास्ता थोड़ा सा पथरीला हो सकता है, उबड़ खाबड़ हो सकता है, अच्छा फल भी और बुरा फल भी, दोनों प्रकार के फल आपको अनुभव में आएंगे। अब हम बात कर लें बृहस्पति की, तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा वर्तमान में चल रही है उनके लिए क्या फल मिलेगा। देखिए बृहस्पति 1 मार्च को होंगे सूर्य के उपनक्षत्र में। अब यहां पे एक चीज बता दूं, बृहस्पति अष्टमेश है, बृहस्पति नीच है, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति कैसा फल देंगे ये निर्णय करेगा उपनक्षत्र स्वामी। तो 1 मार्च को बृहस्पति होंगे सूर्य के उपनक्षत्र में, सूर्य चतुर्थेश होकर दशम भाव में है, तो भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा, जैसा कि मैं तीसरी बार फिर बता रहा हूं कि इन क्षेत्रों से लाभ होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कार्य में सफलता, लेकिन कम समय के लिए, क्योंकि 5 मार्च को बृहस्पति चले जाएंगे मंगल के उपनक्षत्र में। थोड़ी सी चुनौतियां पैदा करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन करा सकते हैं, हां वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विरोधी परेशान कर सकते हैं, खर्च बढ़ सकते हैं। इसके बाद 8 मार्च को राहु के उपनक्षत्र में, बहुत जल्दी जल्दी बृहस्पति जो है अपना उपनक्षत्र चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है इस समय राशि परिवर्तन के मूड में है। 6 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मकर राशि से निकल जाएंगे और बृहस्पति जो है इस समय द्रुतगामी गति से चल रहे हैं। इसको कहते हैं द्रुतगामी गति। बृहस्पति की इस समय आम गति से थोड़ा तेज गति से चल रहे हैं। फिर 8 मार्च को राहु के उपनक्षत्र में होंगे, तो राहु जैसा कि मैं बता चुका हूं लगन भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र छठे और 10वें, उस समय 10वें भाव में होंगे। लग्नेश, षष्ठेश और दशम का ये योग मान सम्मान की प्राप्ति कराता है, सभी कार्यों में सिद्धि मिल करवाता है, लेकिन स्वास्थ्य की हानि भी करवाता है। नौकरी में, कारोबार में तरक्की। 18 मार्च को बृहस्पति स्वयं के उपनक्षत्र में जाएंगे, तो यहां पे कार्य धीमा होगा, कार्यों में विघ्न आएंगे, रुकावटें आएंगी। बृहस्पति यहां पे अपना नीच फल देंगे, यानी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। फिर 26 मार्च को बृहस्पति शनि के उपनक्षत्र में। अब यहां पे शनि देव भाग्येश और राजेश
का अपना शुभ फल, अपना राजयोग वाला फल बृहस्पति के माध्यम से देंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति शनि के उपनक्षत्र में चलेंगे तो सभी कार्यों में सिद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कार्य संपन्न होंगे। तो वो सब फल जो अभी तक नहीं मिल पा रहे थे तो अब मिलने लग जाएंगे। तो बृहस्पति आपको इस प्रकार का शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सूर्य की बात कर ले, क्योंकि शुक्र की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सूर्य आपको कैसा फल देंगे, अब यह भी डिपेंड करता है कि सूर्य किस किस नक्षत्र से गुजरेंगे। तो 1 मार्च को सूर्य होंगे शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। राहु लगन भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र षष्ठेश होकर के दशम भाव में है। बस डिसीजंस थोड़े से लेने में सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि राहु लगन भाव में मंगल के साथ हैं। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा वरना हानि हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के नौकरी कारोबार में तरक्की, मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, यहां तक कि सरकारी कार्यों में भी सफलता अर्जित होगी। 4 मार्च को चले जाएंगे सूर्यदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। कठिनाइयां और चुनौतियां पैदा करते हैं, कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, लेकिन अंततः कार्य सफल होंगे क्योंकि बृहस्पति लाभेश भी हैं, मगर रुक रुक करके। यानी कि यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कतें और परेशानियां जरूर पैदा करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को जैसे ही सूर्य उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में, हालांकि शनि और सूर्य का परस्पर शत्रुता है, लेकिन यहां पे चाहे शत्रुता हो चाहे मित्रता हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सूर्य शनि के नक्षत्र में है और शनि का फल देंगे। तो शनि भाग्येश हैं, राज्येश हैं, कार्यों में सिद्धि, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, वो सभी चीजें आपको दिलाते हैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के वृषभ लगन के जातकों के लिए मार्च का जो महीना है वो इस प्रकार का रहेगा। कैसे नक्षत्रों का फल प्राप्त होगा, कैसे दशा अंतरदशा का फल प्राप्त होगा, कैसे मंगल राहु केतु का जो अंगारक योग है ये आपको क्या फल देगा। अब हम वायदे के मुताबिक मंगल और राहु के और केतु के इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और बड़ा ही सरल सा उपाय। और उपाय क्या करना है आपको रोजाना अपने नहाते समय नहाने वाले जल में गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा आधी कटोरी डाल करके नहाना है। बस ये सरल सा उपाय है। इससे मंगल और राहु जनित दुष्प्रभाव निश्चित तौर पर शांत होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा, गाय का कच्चा दूध जो है, गाय को हम माता मानते हैं, कच्चा दूध भी चंद्रमा है, और माता के चरणों में आकर के बड़े से बड़ा पापी भी शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।